मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेल हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल हमारे घर में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। मैंने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले। मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई, तो उसे बेचारे को जाना पड़ा। मैंने दरवाजा और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। मैं सोच में पड़ गई, दरवाजा खोलूं या न खोलूं। फिर से आवाज आए, एक औरत की, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, वरना मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाजा खोल देती हूँ। क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने ध्यान से देखा, तो वह लगभग 30-32 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की थी। उस वक्त गुजरते हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। मैं अभी इसको देख ही रही थी कि अचानक मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी, और न ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खुद ही घर के अंदर भागकर चली गई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भाग गई। वह कहने लगी, थोड़ी देर में प्लीज छुपा दो, नहीं तो पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहानी छुपाने की जगह बता दो, जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? वह कहने लगी, ईश्वर का वास्ता है, अभी मुझे छुपा दो। कहानी भी बताऊंगी और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आए और न ही पहुंचाऊंगी। मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर से ऐलान हुआ कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी, तो वह खुद उसे बाहर निकाल देंगे, वरना थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो, मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। इसके बाद मैं जल्दी से उसे छत पर पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, यहीं छुप जाओ, शायद जान बच जाए। पानी ठंडा हो रहा था लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में कूदने से बेहतर है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद कर नीचे चली आई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने 2 महिला पुलिसकर्मी और बहुत सारे आदमी, कुछ अन्य पुलिस वाले भी खड़े थे। मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने तो किसी को देखा तो नहीं? किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर गए थे, तो मेरी जान सूख गई। मेरी सांसें अटकने लगी। मुझे डर था कि कहीं उन्हें उस औरत का पता तो नहीं चल गया। लेकिन मुझे यकीन था कि उनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज बिल्कुल सही था, और यही साबित हुआ। बातें करते वक्त वे सब घर के बाहर निकल गए। मुंबई जेल से उस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पत्ते कम रह गए थे। अगर मैं 10 मिनट और वहां ना जाती, तो शायद वह मारी जाती। मैं उसे नीचे ले आए और उसके हीटर के पास बैठा दिया।
मैंने उसको अपने कपड़े दिए और जब उसे थोड़ी होश आया तो मेरे कपड़े बदलकर वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अगर अब इसकी मदद कर ही रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आऊं। मैंने उसके लिए चाय बनाए और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसका चेहरा देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसके हालात में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप मुजरिम हैं, तो फिर आपके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? और ये कहा जा रहा है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई में मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल सही है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं, बल्कि वहां की एक जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वे मुंबई की जेलर हैं, मेरे तो होश उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस? लेकिन क्यों? मैंने पूछा, जेलर होकर भी मुजरिम की तरह क्यों भाग रही हो? वह कहने लगी, बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद भी की है। अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के हालात कैसे होते हैं। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें जानने का इतना ही शौक हो रहा है तो सुनो। मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम दो बहनें और दो भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक सिखाया था और यही समझाया कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना भी मामूली क्यों न हो। और रुतबा चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे और अपनी सारी जिंदगी की नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपया की रिश्वत लेना तक नहीं सोचा। पिताजी के साथियों ने दोस्त बनकर अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी जीने लगे, मगर हमारा गुजर गरीबी के कारण मुश्किलों से भरा हुआ था। मैं अपने पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात देखकर झुंझलाकर उनसे कह देती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उनके घर में ऐशो आराम है, हमारे यहाँ तो दाल रोटी भी मुश्किल से बनती है। पिताजी हंसकर कहते थे, बिटिया रानी, तू फिक्र न कर, भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी लिखी है। मैं मजाक में कहती, क्यों पिताजी, जेलर बन जाऊंगी क्या? पिताजी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगी तो बन जाएगी। मैं हंसकर कहती, आप भी इस जमाने में जी रहे हैं, बिना सिफारिश तो कोई नौकरी लगती नहीं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है रिश्वत देने को। पिताजी गुस्से में कहते, न रिश्वत, न सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ मत देखना। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाई करती थी और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह पुलिस में लग गया था। मैंने अपने लिए एक मकसद बना लिया था, मुझे भी मुंबई जेल की जेलर बनना है। और इसके लिए मैंने जान लगाकर टेस्ट की तैयारी की। टेस्ट दिया और मुझे उम्मीद थी कि मेरी मेरिट अच्छी है तो मेरी नियुक्ति भी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, मैं मुंबई जेल की जेलर सिलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ इतना कहा, जेल में बहुत तरह की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल, शुरू शुरू के दिनों में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास कोई पावर आ गई हो। जब मैं वहां गश्त करती थी तो मेरा सीना नापाक से चौड़ा हो जाता था। गौरी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूं खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, गौरी, फिर क्या हुआ? आगे बताए ना। वह सांस लेकर दोबारा शुरू हो गई। वह औरतें जिन्हें उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था, रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते। उसके बाद औरतें नाश्ता कर लेती और फिर उनसे काम शुरू करवा दिया जाता। कुछ सिलाई करती और जो नौजवान लड़कियां थीं,
उन्हें समझाया जाता था कि वे यहाँ से निकलकर कुछ बन सकें। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती उन्हें खाना दिया जाता और फिर वापस अपनी सेल में भेज दिया जाता। कैदियों के अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। धीरे धीरे मुझे यह महसूस होने लगा कि कौन सी औरत किसके साथ क्यों दोस्ती कर रही है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, एक सजा से शुरू होकर कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होती है। कुछ औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म में पकड़ी गई थी, उन्हें अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपने काम में ज्यादा दिलचस्पी होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी। इसलिए न सिर्फ खुद काम करती, बल्कि अपने साथ के लोगों को भी खूब दोहराती। मैं अपने सख्त मिजाज की वजह से जेल में बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी। वे बताती थी कि मुझे पहले जो जेलर थी, वो कुछ नहीं करती थी, बस रौब दिखाती थी और बगैर किसी वजह से जैसे मर्जी मारपीट लेती थी। मैंने सभी पुलिसकर्मियों को कह दिया था किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। एक दिन जब मैं गश्त पर थी, तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि एक लेडी कांस्टेबल ने उसे बिना वजह थप्पड़ मारा है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना इसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोजगार के हुनर सिखाना शुरू कर दिया। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। मेरे काम की खूब तारीफ हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया, मनीष का। मेरे घर वालों ने मेरे लिए उसका चुनाव किया और मेरी शादी हो गई। मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही ख्यालों के थे जैसे मेरे पिताजी के। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर दोनों अच्छे से चल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उस वक्त आती है जब वो ज्यादा ही सुख की जिंदगी जी रहा होता है। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून रास नहीं आया। जेल में बाहर से जो डब्बे आते थे, शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया। रिश्तेदार भेजते रहते हैं, ऐसा मैंने सोचा। मगर जब लगातार रोज रोज देसी घी के डिब्बे आने लगे, तो मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात चलने लगी, कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे मालूम करना होगा। एक अच्छा जेलर वह होता है जो कैदियों में से भी जासूस बना ले, ताकि हर खबर की जानकारी उसे रहे। मैंने भी एक महिला कैदी को अपने लिए जासूस बनाने को कहा। यही वही औरत थी जिसे मैंने पहले लेडी कांस्टेबल की पिटाई की शिकायत पर इंसाफ दिलवाया था। मैंने उसे कहा, मुझे ये पता लगाकर दो कि रोज रात को जो देसी घी आता है, वो किसके लिए है, कौन इसका इस्तेमाल करता है और क्यों। 2 दिन में पूरी रिपोर्ट चाहिए। मेरी ड्यूटी दिन की होती थी और रात को एक दूसरी जेल आती थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने कुछ करे, मगर रात के वक्त क्या होता है, इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपनी जासूस को इस काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोका और पूछा, गौरी, क्या आपको देसी घी के डिब्बों की वजह से शक शुरू हुआ था? मेरे सवाल पर गौरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोज इतने डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर लाना, ये सामान्य बात नहीं थी। मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नजरों से छुपा हुआ है। मेरी जासूस एक दिन सनसनीखेज अंदाज में मेरे पास आए और बोली, मैडम, जो खबर मैं लाई हूँ, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगी। रोज रात को जेल के अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को देसी घी दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और कुछ स्टाफ को इस बारे में पता है, और आपकी ऑफिस टीम के भी 2-4 लोग इसमें शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई। अंधेरे कमरे में देसी घी औरतों को क्यों दिया जाता है? इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी जासूस से कहा, मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रात को अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। उसने जिन नामों की लिस्ट दी, उन्हें देखकर मैं चौंक गई। वे औरतें पहले इतनी दुबली पतली थी, अब काफी हद तक तंदुरुस्त लग रही थी। फिर उसने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, मैडम जी, ये सब सुरंग खुदाई का खेल है। देसी घी ताकत देने के लिए खिलाया जाता है। मामला सीधा नहीं है। मैंने ठान लिया, अब मुझे खुद इसकी तह तक जाना होगा। मैंने अगले 2 दिन के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगवा ली। जैसे ही स्टाफ को मेरी नाइट शिफ्ट की खबर मिली, बहुत सारे लोगों के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी। मैंने दिन में घर जाकर अपनी नींद पूरी कर ली,
ताकि रात भर जाग सकूं। रात के 9 बजे मैंने देखा एक लेडी कांस्टेबल चोरी छिपे कहीं जा रही है। मैं उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। वो एक अंधेरे कमरे की ओर जा रही थी। वहां कुछ औरतों को देसी घी दिया जा रहा था। पहली बात जो चौंकाने वाली थी, रात के इस वक्त खाना, और वह भी देसी घी। दूसरी बात, ये जेल का आखिरी और सबसे अंधेरा कमरा क्यों? मैंने अगले 2-3 रातें इसी तरह गुजारी, मगर इससे आगे कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए था। मैंने सब्र से काम लिया, क्योंकि कोई न कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जब सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और वो दिन आया भी। उस रात 11 बजे का समय था। मैंने जानबूझकर अपने सिर को टेबल पर टिकाया और आंखें बंद कर ली, ताकि जो भी मुझे देखे समझे कि मैं सो गई हूँ। थोड़ी ही देर में किसी की आहट आई। मैंने आंखें नहीं खोली। वह लेडी कांस्टेबल थी। वह मुझे देखकर बाहर चली गई और किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की गोली मैडम को दी थी, उसने असर कर दिया है। मैडम तो सो रही हैं। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। इन औरतों को जाकर कह दो जल्दी जल्दी अपना काम करें। वह बात खत्म करके दोनों वहां से चले गए। अब तो मेरे कान खड़े हो गए। मैं सोच में पड़ गई। जेल के अंदर ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो मुझे नहीं मालूम, और जो इन अंधेरे कमरों में होता है। मैंने उठने की कोशिश की, मगर जैसे ही उठी, मेरा सिर चकराने लगा। मुझे चक्कर आने लगे। मुझे समझ आ गया, नींद की गोली चाय में मिलाई गई थी। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सुबह मेरी आंख खुली, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। सिर भारी हो रहा था। मैं किसी तरह जेल से बाहर निकलकर घर आई। जेल जाने से पहले मैं उस जगह पर गई जहां वे औरतें बंद थीं, मगर सब कुछ सामान्य था। शायद वो सब कुछ पहले ही खत्म कर चुके थे। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने ठान लिया था, आज रात फिर ड्यूटी करूंगी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। रात को जब मेरे लिए चाय लाई गई, मैंने चुपचाप वो चाय वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप वहीं रख दिया। फिर आंखें बंद कर ली, ताकि जो भी मुझे देखे उसे लगे कि मैं सो गई हूँ। थोड़ी देर बाद वो लेडी कांस्टेबल फिर आई। मुझे सोया देखकर तसल्ली के साथ बाहर चली गई। रात के करीब 11 बजे बज चुके थे। जेल की सारी लाइटें बंद थीं। हर तरफ अंधेरा था। मैं चुपचाप उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वे औरतें रहती थीं, जो रोज देसी घी खाती थीं। मगर आज वहां अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी कर रखी थी। मैंने दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जो मैंने देखा, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। जेल के स्टाफ की मिलीभगत से वो औरतें एक सुरंग खोद रही थीं। औरतें अच्छी खासी ताकतवर लग रही थीं। लगता था हफ्तों या शायद महीनों से ये काम चल रहा था। इस पूरे काम में मेरे ऑफिस का स्टाफ भी शामिल था। मैंने तुरंत लेडी कांस्टेबल से पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते देखा था। वो कौन था? वो बहुत घबरा गई। बार बार पूछने के बावजूद भी कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, ठीक है, अब तो मुझे कमिश्नर को फोन करना ही होगा। तुम्हारी नौकरी गई समझो। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह कांपने लगी। तभी, जैसे ही मैंने फोन उठाया, किसी ने मेरे सिर पर पीछे से जोर से वार किया। मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब होश आया, तो पाया कि मैं खुद ही जेल के एक बंद कमरे में कैद हूँ। मुझे याद आया, मैं तो फोन करने वाली थी, तभी किसी ने वार किया। अब मुझे पूरा यकीन था, वो लेडी कांस्टेबल और कोई नहीं, वही थी जिसने मेरे सिर पर वार किया था। लेकिन अब मैं चौंक गई, उसके साथ और भी कोई था। मैंने जब दूसरी महिला को देखा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, बल्कि वही नाइट ड्यूटी वाली जेलर थी, जिसे मैं हमेशा एक लापरवाह लड़की समझती थी। मगर अब सच्चाई सामने थी। वो एक बेहद चालाक और घिनौनी महिला निकली। कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर मुझे कैद किया था। जेल की कैदियों से सुरंग खुदवाने का सारा खेल इन्हीं दोनों का था। इन दोनों की मदद से कैदी जेल से भागने के लिए सुरंग खोद रहे थे, और इसके बदले ये दोनों मोटी रकम वसूल करती थी। मुझे बाद में पता चला, मामला तो और भी गंभीर था। जेल में जो देसी घी आता था, वो असल में ताकत बढ़ाने वाला एक केमिकल मिक्स घी था, जिसे चोरी छिपे बाहर बेचा भी जाता था। ये कोई आम देसी घी नहीं था, बल्कि स्टेरॉयड मिक्स घी था,
जो रोज खाकर इंसान की सहन शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। औरतें वही खाकर रात रात भर सुरंग खोदती थीं। ये सब काम नाइट जेलर की मौजूदगी में होता था। मगर शायद वो नहीं जानती थी कि उसने मुझे जिस कमरे में कैद किया है, उस कमरे में मैं पहले ही एक गुप्त कैमरा इंस्टॉल करवा चुकी थी। जब भी मुझे किसी से जुर्म कबूल करवाना होता था, मैं उसे इसी कमरे में लाती थी और कैमरे में सारी बात रिकॉर्ड हो जाती थी। वह नाइट जेलर मुझ पर विश्वास करके वहीं आई थी और अपनी सारी सच्चाई मेरे सामने कबूल कर बैठी। उसने अपने जुर्म खुद स्वीकार किए कि कैसे उसने मेरी जगह फर्जी रिपोर्ट बनवाकर मुझे छुट्टी पर भेज दिया, कैसे मेरी गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट बनाए और कैसे वो मुझे रास्ते से हटाकर जेल की पूरी साजिश चलाना चाहती थी। जब उस महिला जेलर ने मेरे सामने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कमरे में उसने मुझे बंद किया है, वहीं एक कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा जिसमें हर एक शब्द, हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। ये मेरी आदत थी। जब भी किसी से सच उगलवाना होता, मैं उसे इसी कमरे में लाकर बैठाती। इस बार भी वही किया। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, उसका जुर्म, उसके इरादे और उसके मुंह से निकला एक एक सच। लेकिन अब चुनौती थी, इस कैमरे को कैसे बाहर लाया जाए, क्योंकि मैं खुद वहां कैद थी। तभी मुझे याद आया, मैंने अपने गुमशुदा होने से पहले अपने भरोसेमंद एकमात्र परिचित कविता को सारी बात बता दी थी। कविता, जो खुद मुंबई जेलर के पद के लिए अप्लाई कर चुकी थी, जिसने मुझसे कहा था कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपकी बेगुनाही साबित कर दूंगी। वो शब्द आज मेरी उम्मीद बन चुके थे। कविता बताती है, मेरे सारे घरवाले ऋषिकेश शादी में गए हुए थे। मैं अकेली थी और मैंने ही गौरी को अपने घर में पनाह दी थी। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने उससे वादा किया, आपकी बेगुनाही मैं साबित करके रहूंगी दीदी। अगले दिन मैंने जेलर की परीक्षा दी और ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी गौरी दीदी ने ही करवाई थी। उनकी गाइडेंस ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। जैसे ही मुझे नियुक्ति मिली, मैं सीधे मुंबई जेल पहुंची। मेरी पोस्ट दिन की शिफ्ट की जेलर के तौर पर लगी थी, जबकि रात की ड्यूटी फिर से गौरी दीदी को सौंप दी गई। जेल में कदम रखते ही मैंने पहली नजर उन औरतों पर डाली जो घी खाकर सुरंग खोदती थीं। उनके चेहरे पहचान लिए थे, क्योंकि दीदी ने पहले ही सब समझा दिया था। मैंने चुपचाप अपनी ड्यूटी की, मगर एक खत लिखकर उच्च अधिकारी को भेजा, जिसमें सारी साजिश का खुलासा किया। साथ में वो कैमरा रिकॉर्डिंग भी भेजी, जो गौरी दीदी ने कैद होने से पहले मेरे हवाले की थी। और फिर हुआ वो, जिसका सभी को इंतजार था। रात 11 बजे जैसे ही जेल में छापा पड़ा, तो वो औरतें सुरंग खोदती हुई रंगे हाथों पकड़ी गईं। नाइट ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, गौरी दीदी की बेगुनाही साबित हो गई। उनकी पोस्ट उन्हें वापस सौंप दी गई और मुझे भी मेरी मेहनत और ईमानदारी के लिए मुंबई जेल की दिन की ड्यूटी की जिम्मेदारी दे दी गई। अब मैं और गौरी दीदी मिलकर जेल का माहौल पहले से बेहतर बनाने में लग गए। हमने जेल के सिस्टम को इतना पारदर्शी बना दिया कि किसी को दोबारा गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सच्चाई से भरी, ईमानदारी और जज्बे की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।